अशोक वानखेड़े जी, आपने देश के तमाम राज्यों के चुनाव बहुत करीब से देखे हैं। जो सबसे बड़ी बेल्ट है, जातियां हर जगह हावी रहती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बेल्ट है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, यहाँ पे मुझे लगता है जातियां बहुत ज्यादा हावी रहती हैं। आपको क्या लगता है ये चुनाव बंटर बनाम कमंडर होगा? अगर होगा तो कौन भारी रहेगा? नहीं, मैं भी दादा के साथ ही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मंडल कमंडल, ये अपना एक परसेप्शन बनाने की बात है। आप लगातार चुनाव देखिए, बंगाल का चुनाव देखिए, वहां पे भी बंगाल की अस्मिता पे चुनाव लड़ा गया। वहां पे जय श्री राम का नारा काम नहीं आया। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल की अस्मिता और हिमाचल के लोगों की एस्पिरेशन जो है, उनकी जो आकांक्षा है, उसको आगे रख के चुनाव हुए। उसके बाद आप दिल्ली के चुनाव में आइए, उसके बाद आप कर्नाटक के चुनाव में जाइए। जय बजरंग बली का कितना बड़ा नारा दे दिया था, स्वयं प्रधानमंत्री जी बार बार बोल रहे थे, लेकिन बजरंग बली भी नहीं चला। क्योंकि जो 80% जो 80 बनाम 20 का हिसाब होता है, वो 80% हिंदू ये भी पूछते हैं कि अब राम मंदिर भी बन रहा है, काशी कॉरिडोर भी बन गया, महाकाल लोक भी बन गया, और भी बाकी मंदिर बन जाएंगे, लेकिन फिर बाकी क्या? क्या मंदिरों से पेट भरेंगे? क्या मात्र अपना धर्म और धर्म का नाम जय जयकार करके पेट भरेगा? क्या महंगाई से निजात पाएंगे? क्या उद्योग जगत चलेगा? क्या नौकरियां मिलेगी? आज हमारे देश में जो लेटेस्ट आंकड़ा है 2022 का, फरवरी का, फरवरी 23 का, वो आंकड़ा बताता है कि 3,30,00,000 अनएम्प्लॉयड अपने यहाँ रजिस्टर्ड है। आप यदि 1 लाख और 2 लाख को, 3 लाख को नौकरी दोगे एक साल में, तो 110 साल लगेंगे इन सबको नौकरियां देने में। क्या जीवित भी रहेंगे? तब तक नए लोग नहीं आएंगे। सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जो वाकई आम आदमी तक पहुंच जाती है? सरकार एमएसपी अनाउंस करती है, एमएसपी पे माल बेचने के लिए किसानों को आंदोलित होना पड़ता है, अंदर चले जाते हैं। सरकार लड़की बचाओ योजना करती है, लड़कियों को बलात्कारियों से छुटकारा पाने के लिए और उससे न्याय लेने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। दलित के लिए सरकार बोलती है कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। दलित के बेटी पे बलात्कार होता है, उसके बलात्कारी छूट के आते हैं, फिर उसका घर जला देते हैं, इतनी ताकत उनमें है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ बुलडोजर चलाने से काम नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? आप सभी हिंदू की बातें करते हैं, आप जब छाता खोलते हैं तो सारे आदिवासी से लेके शेड्यूल कास्ट, ओबीसी सब हमारे साथ, लेकिन आखिर में सत्ता किसके हाथ में? सवर्णों के हाथ में चली जाती है। ओबीसी को क्या मिलता है? आज नीट का एग्जाम कल रिजल्ट आया, करीब करीब 10 लाख बच्चों ने उसमें क्वालिफाई किया। 1 लाख एमबीबीएस की सीटें हैं हमारे पास। उनके एस्पिरेशन से क्या, वो राम मंदिर से क्या उनको सीटें मिल जाएगी? क्या महाकाल कॉरिडोर से उनकी सीटें मिल जाएगी? हिंदू तो बार बार कह रहे हैं कि हमने हिंदुत्व के नाम पे आपको 2 बार चुनाव जितवाया, लगातार सत्ता में रखा। गुजरात में यदि बीजेपी आती है तो गुजरात की अस्मिता के नाम पे आई है कि भाई प्रधानमंत्री जो बड़ा प्रधान जो है वो हमारे प्रदेश का है, तो इज्जत रखनी है, इसलिए चुनाव जीतना है। बाकी हर जगह हर राज्य में अपनी अस्मिता है। कर्नाटक में अपनी अस्मिता थी, जो कर्नाटक का हार्डकोर बेल्ट था बीजेपी का, हिंदुत्व का, कोस्टल कर्नाटका, बेलगांव जैसा एरिया, बागलकोट जैसी सीट वो कांग्रेस को चली गई, वहां सुपड़ा साफ हुआ। तो कहीं ना कहीं हिंदू लोग भी सोचते हैं कि मात्र हिंदू का नाम लेकर और मुसलमानों को गाली देकर क्या हमारा जीवन यापन करेंगे? हमारे लाइफ स्टाइल में कब इंप्रूवमेंट होगा? क्योंकि वो होता दिखाई नहीं देता। इसीलिए ये हिंदू का कार्ड नहीं चल रहा। ऑर्गेनाइजर ने स्वयं लिखा है कि नरेंद्र मोदी का ब्रांड और हिंदुत्व अब चलने नहीं लगा है। लोकल इश्यूज को आपको ध्यान रखना होगा, लोकल नेताओं को आपको ख्याल देना पड़ेगा। दूसरी बात, 2014 के बाद लगातार बीजेपी में सिर्फ 2 लोग, गुजरात के जो 2 लोग हैं वो पार्टी चला रहे हैं। पार्टी के बड़े बड़े नेता हाशिए पे हैं, सारे सीनियर लोग हाशिए पे हैं। जूनियर लोग जिनकी कोई औकात नहीं, जमीन से जुड़े नहीं, उनको सर पे बिठा के रखा है। उससे भी एक परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है। मैं मानता हूँ जाति चलती, उत्तर प्रदेश में भी जाति चलती है, टिकट दोगे तो जातियों का कई बार चलता है, लेकिन यादव के सामने जब यादव ही खड़ा होता है तो फिर आप क्या करोगे? जब दलित के सामने दलित ही खड़ा होता है तो आप क्या करोगे? कुशवाहा के सामने कुशवाहा ही दोगे तो आप क्या करोगे? ऐसे में 2 कुशवाहा समाज तो बांट नहीं लेते। फिर पार्टी की विचारधारा, पार्टी का घोषणा पत्र, ये काम आता है। ऐसे में जुगाड़ तुगाड़ से चुनाव जीते जाते हैं। जो आंकड़ा है 2018 से लेकर 2023 तक, कर्नाटक के चुनाव तक, इस देश में 31 राज्यों में चुनाव हुए, उनमें से मात्र 6 राज्यों में बीजेपी चुनाव जीती है, जो हिंदुत्व का कार्ड भी खेलती है, सबको सबका साथ सबका विकास की बात करती है। उन 6 राज्यों में गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा है। अब अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा तो बहुत छोटे राज्य हैं,
आसाम और उत्तराखंड में तो जो एमएलए है बीजेपी के, उनमें ज्यादातर कांग्रेसी है। आसाम में तो मुख्यमंत्री कांग्रेस से गया हुआ है। उत्तर प्रदेश में मायावती पैक नहीं होती तो 153 सीटें हारते, डाटा है मेरे पास। बीजेपी जो जीते हैं उनमें से। बचा गुजरात। गुजरात में ही एक जीत है जो बीजेपी अपने डंके की चोट पे कहती है, बाकी जगह सब उधार का सिंदूर है। गोवा में 12 कैबिनेट मंत्री, उसमें से सिर्फ 2 बीजेपी के हैं, बाकी सब बाहर से आए हुए हैं। तो यदि ये आंकड़ा देखा आपने तो ये सक्सेस रेट रिवॉल्वर के गन पॉइंट पे है। यदि कल ईडी हम 4 लोगों में से किसी को भी ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की पूरी बागडोर संभाली जाए तो 6 महीने के अंदर सभी राज्यों में हमारी सरकारें बना सकते हैं, भले हमारी कोई पार्टी नहीं हो। तो इस जुगाड़ से यदि आप राजनीति करते हो तो ये लोगों को अब गले नहीं उतर रही है। लोगों का वोटिंग पैटर्न यदि आप देखा जाए तो ये कार्ड बार बार फेल रहे हो रहे। जातीय जनगणना जरूरी है, जिसका जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, जिसका जितनी तादाद है उतनी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए, लेकिन सरकार उससे भाग रही है। यदि सरकार ओबीसी का कार्ड खेलना चाहती है, मंडल 2 का कार्ड खेलना चाहती है, यदि समझती है बीजेपी की हम सभी जातियों को साथ में लेके चलते हैं, फिर ओबीसी को उनके ड्यूज क्यों नहीं देना? बाकी जगह जातीय जनगणना के लिए आप क्यों अपोज करते हैं? होने दीजिए जातीय जनगणना, एक बार पता तो पड़े कौन क्या है, किस जमीन पे है, उसके बाद फिर आप तय कर लीजिएगा क्या करना क्या नहीं करना। मात्र चुनाव के टाइम पे जातियों को लॉलीपॉप देके उसको अपने फोल्ड में लाना, कभी बताना कि इसका गुजरात से कनेक्शन है, कभी कहना कि मैंने किसी को राष्ट्रपति बना दिया, कभी कहना किसी को मैंने उपराष्ट्रपति बना दिया, तो उस समाज का, ये जो समाज को भ्रमित करने वाले लोग हैं। एक आदिवासी महिला को यदि स्ट्रगल है, मैं सैल्यूट करता हूं उनके स्ट्रगल को और उनके जितना उनका नॉलेज है, उनको लगता है कि हमारे देश की राष्ट्रपति, वाकई हम गौरव महसूस करते हैं। लेकिन क्या एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने से इस देश की तमाम आदिवासी लोगों की स्थिति ठीक हो गई है? सवाल ये है, अब लोग सवाल करने लगे हैं, और खासकर सोशल मीडिया, गोदी मीडिया कुछ भी कहे, सोशल मीडिया ब्लैक एंड व्हाइट में सब सामने रख रहा है। ऐसे में लोगों के एस्पिरेशंस हो रहे हैं। जो कर्नाटक में हुआ उसका इंपैक्ट मध्य प्रदेश में नहीं पड़ेगा ऐसा नहीं मैं मानता। मध्य प्रदेश और कर्नाटक के लगातार इंपैक्ट हो गए तो आपके उत्तर प्रदेश में भी इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। वो लोग भी सोच सकते हैं कि हम कहाँ बह के जा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि लोकल इश्यूज और लोकल क्षेत्र, राजनीतिक दलों के पास लोकल लोग कितने क्षेत्र है, ताकतवर है, उनकी इज्जत कैसी की जाती है? क्योंकि जो पुराने लोग हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी दी है, जमीन से स्ट्रगल कर करके नेता बने हैं, ये पैराट्रूपर नहीं बने हैं, ऊपर से नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को उसके तरफ भी देखना होगा। और दूसरी बात, 2014 की बार बार करते हैं हम। 2014 में पुलवामा नहीं होता तो क्या होता? क्या ऐसे नतीजे आते? काट की हंडी कितनी बार चढ़ाओगे आप? पुलवामा भी अब एक्सपोज हो गया है कि करवाया गया कि होने दिया। तब कांग्रेस पूर्ण रूप से मरणासन्न स्थिति में थी, कांग्रेस की नेतृत्व डिवाइडेड था। राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद, भारत जोड़ो यात्रा के बाद, कांग्रेस एक सक्षम पार्टी बन के सामने आई है। तो ये तमाम चीजें, विपक्ष एक हो रहा है, कई चीजें हैं तो 2019-24 के चुनाव में वो 2014 की या 2019 की स्थिति नहीं रहेगी। जो विपक्ष की भी है, लोगों का सोच है, देश की आर्थिक स्थिति है, 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार का नॉन डिलीवरेंस है, झूठ पर झूठ बोल के, लॉलीपॉप दे के अब लोग मन की बात दे के उब गए हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि मंडल और कमंडल ये 2 ही नहीं होंगे, ये 2 हो सकते हैं, वन ऑफ द फैक्टर्स। लेकिन मेजर फैक्टर्स जो होंगे वो लोकल इश्यूज होंगे, मेजर फैक्टर्स लोगों की समस्याएं होगी, लोकल फैक्टर्स जो है वो कुछ अलग होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अशोक वानखेड़े जी, आप ही के नाम और राशि अशोक यादव जी ने बहुत विस्तार से बताया कि राज्य की जाति की राजनीति कितनी भारी होती है, और पिछले भी उन्होंने उदाहरण बताए। अशोक जी, पूरे परिप्रेक्ष्य में आपका क्या मानना है? मुझे लगता है कि ये परसेप्शन हम बनाते हैं, ये चर्चा का विषय होता है। लेकिन यदि जब चुनाव होंगे आप, और चुनाव होने के बाद यदि आप उस राज्य के या जिस राज्य के चुनाव होते हैं, माइक्रो लेवल पे, सीट लेवल पे जाके यदि आप उसका एनालिसिस करोगे तो आपको कई अपने ही बताए हुए परसेप्शन, जो हम टेलीविजन चैनल पे बैठ के या स्क्रीन पे बैठ के डिस्कस करते हैं, 2% स्विंग, 3% परसेंटेज, 4%, ये ध्वस्त हो जाता है। यदि कर्नाटक लेटेस्ट चुनाव हुआ तो यदि उसमें आपने देखा होगा तो शेड्यूल कास्ट में भी कांग्रेस, वोकालिंगा में भी कांग्रेस, लिंगायत में भी कांग्रेस, ओबीसी में भी कांग्रेस, कोस्टल में आंध्रा तेलंगाना कर्नाटका में कांग्रेस, मद्रास तमिलनाडु कर्नाटका में कांग्रेस, मुंबई कर्नाटका में कांग्रेस, कोस्टल में कांग्रेस,
ओल्ड मैसूर में कांग्रेस। तो ये क्या है, ये कार्ड क्यों नहीं चले? क्योंकि लोग भ्रष्टाचार से परेशान थे। लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा था कि गुजराती अस्मिता के साथ खेल रहे हैं। कर्नाटक के नेताओं को लग रहा था कि क्या दिल्ली ही चलाएगी क्या कर्नाटक? कांग्रेस के समय भी दिल्ली चलाते थे, लेकिन लोकल नेताओं को कुछ से होता था। क्या वर्तमान में जिसको मुख्यमंत्री बनाया था वो मुख्यमंत्री बनने लायक था कर्नाटक में? ऐसी कई चीजें थी जिसके बाद ये मंडल कमंडल दोनों ध्वस्त हो गए। वहां कोई समीकरण नहीं बैठे। बीजेपी ने तो अति दलितों के भी लिए वहां दलितों में भी फ्रैक्शन करके रिजर्वेशन 7% जो दलितों का था वो 2-2-3 में बांटा था। टचेबल दलित, अनटचेबल दलित ऐसा करके, जनरल दलित, सुबड़ा साफ हो गया बीजेपी का। तो फिर मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जातिवाद पे क्या करेगा कोई? यदि यादवों के खिलाफ है, अभी अशोक जी ने कहा कि भाई मुलायम सिंह जहाँ यादव ज्यादा है, तो मुलायम सिंह के खिलाफ भी तो यादव खड़ा होता है ना। सब सारे समाजवादी पार्टी के पास यादव है, तो आप भी तो बीजेपी में हैं सर, आपको भी लोग चुनाव जितवा के देते हैं, तो फिर वो यादव के साथ क्यों नहीं जाता, बीजेपी के साथ क्यों आता है? क्योंकि आपका काम करने का तरीका, आपकी एक खुद का एक वोट बैंक है। तो माइक्रो लेवल पे लड़ा जाए। यदि उत्तर प्रदेश का चुनाव देखेंगे आप, मैंने वही कहा, मायावती यदि पैक नहीं होती तो सुपड़ा साहब था बीजेपी का। आप सेक्टर वाइज देखिएगा, अयोध्या में मंदिर बन गया, वो सेक्टर पूरा खाली हो गया, बीजेपी सबसे ज्यादा डैमेज वहां हो गई। काशी कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ, वहां करीब करीब 54 सीटें थी, 27 सीटें अखिलेश लेके गए, प्रधानमंत्री 3 दिन तक बैठे रहे। मैं मानता हूं जातियां हैं, जातियों के लिए है, लेकिन जातियों के नाम से आप किसी को भी टिकट देके चुनाव नहीं जितवा सकते। जातियों के 4 क्षेत्र आपके पास है तो आपको लगेगा कि हमने पूरी जाति अपने पास कर ली, नहीं कर लिया। हमने कई राजभर देखे और कई लोग देखे, इधर से उधर गए और क्या हो गया, खुद का भी सीट नहीं निकाल पाए। बड़े जातियों के वो कर्णधार हुआ करते थे। तो कुल मिलाकर ये लोग भी समझ रहे हैं, कांग्रेस वाले बार बार जो अपोजिशन वाले हैं इसको ये इशू इसलिए निकाल रहे हैं कि बीजेपी इससे भाग रही है। ये दिन बीजेपी कहेगी चलो हम जातीय जनगणना करवा लेते हैं, चलिए छोड़िए बात, तो अपोजिशन के पास इशू नहीं रहेगा। और बीजेपी को जाति की जनगणना करने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि जब टिकट देने के समय तो जाति भी एक फैक्टर देखा जाता है ना, किसका क्या समीकरण है, कितने कौन कहां बैठे हैं। जिस महाराष्ट्र में बावन कुड़े को उन्होंने एमएलए लायक नहीं समझा, उसको अब पार्टी का अध्यक्ष बनाया, क्योंकि ओबीसी समाज का एक चेहरा उनको चाहिए। उनको लगा ओबीसी हमसे नाराज है तो उसको एक ओबीसी को लाया। लेकिन क्या बावन कुड़े ओबीसी को रिप्रेजेंट करता है, ये भी इशू है। वहां कई ओबीसी होंगे, वो बावन कुड़े के होते हुए भी वो महाविकास आघाड़ी को वोट देंगे, तब वहां पे ओबीसी वाला फैक्टर नहीं चलेगा। शरद पवार मराठा के सबसे बड़ा नेता है, और महाराष्ट्र में मराठा राजनीति, मराठा सबसे ज्यादा हावी है। सवाल उठता है 288 के हाउस में शरद पवार 80 सीटों से ज्यादा कभी क्यों नहीं ले पाए? यदि मराठा क्षेत्र पर मराठों के एक छत्र सेनापति है तो ठीक बात। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज क्यों हार गए सातारा से? वो तो मराठा थे। सवाल, क्योंकि उसके आगे भी श्रीनिवास पाटिल मराठा खड़ा हुआ था। ठीक बात है। तब लोगों ने बीजेपी को हरवाया और एनसीपी को जितवाया। वहां कार्ड नहीं चला जाति का, वहां भी पार्टी चली। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं अशोक जी। तो कुल मिलाकर राजनीतिक दल, ये मैं मानता हूं मंडल कमंडल ये दोनों फैक्टर होंगे, बट वन ऑफ द फैक्टर्स होंगे, इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट फैक्टर लोकल लीडरशिप, इंपॉर्टेंट फैक्टर तुम्हारा डिलीवरेंस ऑफ जो प्रॉमिसेस किए उसमें से कितना डिलीवर होता है। आपने गौशाला 1000 बोल दी, अभी खबर है वही मध्य प्रदेश की, 1000 गौशालाएं बोल दी, उसमें से 600 में पानी नहीं और बिजली नहीं, खाली वीरान पड़ी हुई है। तो लोग आपका गाय प्रेम और गाय के प्रति आपकी आस्था समझ में आता है। लोग बोलते हैं अरे ये फर्जी है,